यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने दक्षिणी अमेरिका के दलदली इलाकों में अकेले अपने दम पर जीवन बिताया। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वह उस आदमी की हत्या के शक में फंस जाती है जिसके साथ कभी उसका खास रिश्ता रहा था। कहानी के शुरुआत में दो छोटे लड़के साइकिल चलाते हुए एक लड़के की लाश पाते हैं। उस लड़के का नाम था चेज एंड्रिस। घटनास्थल पर शेरिफ जैक्सन और उसका साथी पहुंचते हैं। लाश के पास कोई सबूत नहीं मिलता। वे पास का निगरानी टावर देखते हैं और मानते हैं कि चेज ऊपर से खुले छेद से नीचे गिरा है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कहता है कि चेज पहले सिर के बल टावर की लोहे की रॉड से टकराया और फिर नीचे गिरा, यानी हो सकता है किसी ने उसे धक्का दिया हो। लेकिन टावर पर कोई उंगलियों के निशान या सबूत नहीं मिलते। बस एक छोटी सा धागा चेज के कपड़ों पर पाया जाती है। शहर में अफवाह फैलती है कि ये काम दलदल वाली लड़की ने किया है। उस लड़की का नाम है कैथरीन, जो दलदल में अकेली रहती है और जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर हैं। पुलिस सबसे पहले उसी से पूछताछ करने का फैसला करती है। जब पुलिस उसके घर जाते हैं तो उन्हें वही लाल धागे वाला कपड़ा मिल जाता है। कैथरीन ये सब देखकर वहां से भागने लगती है। पुलिस भी उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। कैथरीन का केस लड़ने के लिए वकील टॉम मिल्टन सामने आता है, लेकिन जूरी के सामने कैथरीन को पेश करने के लिए, जिन्हें बस उसका नाम दलदल की लड़की ही पता है, टॉम को पहले खुद उसकी जिंदगी के बारे में जानना पड़ता है। कैथरीन का जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था। उसके पिता हमेशा बच्चों और अपनी पत्नी को मारते पीटते रहते थे। एक दिन कैथरीन की माँ सब कुछ सहते सहते थक गई और घर छोड़कर भाग गई। इसके बाद बड़ा भाई भी भाग गया। फिर धीरे धीरे कैथरीन की बहनें भी चली गईं। आखिर में उसका बड़ा भाई जोड़ी भी घर छोड़ गया और कैथरीन अकेली अपने पिता के साथ रह गई। एक दिन नदी में नाव चलाते हुए कैथरीन की मुलाकात एक लड़के टेट से होती है। वह कैथरीन को घर तक छोड़ देता है। हिम्मत जुटाकर कैथरीन अपने हमेशा शराब में डूबे पिता से कहती है कि उसे भूख लगी है। दोनों साथ में शहर सामान लेने जाते हैं। वहाँ पिता नाव के लिए ईंधन भरता है और कैथरीन को खाने का सामान लेने भेजता है। फिर एक दिन माँ की पुरानी स्कर्ट पहनकर कैथरीन स्कूल जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वह रोकर भाग जाती है और फिर कभी स्कूल नहीं जाती। कुछ समय बाद माँ का एक खत आता है। पिता उसे पढ़कर गुस्से में जला देता है। कैथरीन बची हुई राख को एक डिब्बी में संभाल लेती है, लेकिन अगले ही दिन वह देखती है कि उसका पिता भी घर छोड़कर चला गया है। अब अकेली बची कैथरीन जीने के लिए सुबह सुबह सीपियां और मछलियां पकड़कर उसी दुकान पर बेचने लगती है जहां पहले वह पिता के साथ सामान लेने आती थी। दुकान के मालिक मिस्टर जंपिन कैथरीन से कहते हैं कि बाजार में बहुत मुकाबला है, अगर वह देर से आएगी तो वह उससे सीपियां नहीं खरीदेंगे। अब कहानी फिर से कोर्ट केस पर आती है। चेज एंड्रयूज की हत्या के लिए अगर कैथरीन दोषी साबित होती है तो उसे मौत की सजा मिल सकती है। सुनवाई के बाद वकील टॉम मिल्टन कैथरीन को समझाता है कि अगर वह जुर्म कबूल कर ले तो उसे बस 10 साल जेल हो सकती है और 6 साल बाद ही रिहा भी कर दी जाएगी। लेकिन कैथरीन साफ मना कर देती है। तब टॉम कहता है कि अब उसे उम्र कैद या उससे भी बुरी सजा मिल सकती है। अगली सुनवाई में सरकारी वकील पूरी कोशिश करता है कि जूरी को यकीन दिला दे कि कैथरीन ही कातिल है, लेकिन टॉम अपनी दलील में कहता है कि सारे इल्जाम सिर्फ इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि कैथरीन समाज से अलग थलग है। वह भले ही इसी शहर के पास रहती है, लेकिन लोगों की नजरों में वह हमेशा से पराई रही है। लोगों की अफवाहों और कहानियों की वजह से शहर का हर शख्स उससे नफरत करता है। यहीं से कहानी हमें अतीत में ले जाती है। बड़ी हो चुकी कैथरीन जब जंगल में घूम रही होती है तो उसे एक ठूंठ में पंख फंसा हुआ मिलता है। अगले दिन वह फिर वहीं जाती है और एक और पंख के साथ एक डिब्बा पाती है। उसमें एक चिट्ठी, नाव के मोटर का स्पार्क प्लग और कुछ बीजों के पैकेट रखे होते हैं। कैथरीन दौड़कर घर जाती है, पंख उठाती है और उसी जगह लौटती है जहां उसकी मुलाकात टेट से होती है, जो अब जवान हो चुका है। टेट वही पंख एक पक्षी के लिए छोड़ने वाला था, लेकिन कैथरीन को देखकर वह पंख उसे दे देता है। कैथरीन अपनी जेब से वह चिट्ठी निकालती है और टेट से उसे पढ़ने को कहती है। टेट कैथरीन को पढ़ना और लिखना सिखाने का प्रस्ताव देता है। गर्मियों के दौरान वह कैथरीन को पढ़ाई लिखाई सिखाता है। इसी बीच शहर में अफवाह फैलती है कि टेट दलदल वाली लड़की से प्यार करता है। इस बारे में टेट से उसके पिता पूछते हैं। टेट समझाता है कि वे सिर्फ दोस्त हैं और वह कैथरीन को पढ़ाता है क्योंकि वह स्कूल नहीं जाती। शहर के लोग उसे हमेशा अलग थलग समझते हैं। इसी दौरान सामाजिक सेवा विभाग का एक कर्मचारी मिस्टर जंपिन की दुकान पर आता है और कैथरीन के बारे में पूछता है। वे लड़की को अनाथालय भेजना चाहते हैं, लेकिन मिस्टर जंपिन झूठ बोलते हैं कि कैथरीन अब भी अपने पिता के साथ दलदल में रहती है। असल में वे और उनकी पत्नी पहले ही समझ चुके थे कि उसके पिता घर छोड़कर भाग चुके हैं। एक दिन टेट कैथरीन को एक बहुत सुंदर जगह पर ले जाता है। वहाँ वह कैथरीन को जन्मदिन का केक देता है। कैथरीन को यह भी नहीं पता था कि उसका जन्मदिन कब है, क्योंकि उसके पास ना कैलेंडर है ना कोई गिनती का हिसाब। उसी समय नदी के ऊपर से सफेद हंसों का झुंड उड़ता हुआ निकलता है। वो नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि टेट और कैथरीन वहीं पहली बार एक दूसरे को चूमते हैं। सबसे नजदीकी पल में टेट खुद को रोक लेता है। वह कैथरीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और कहता है कि उसके लिए शारीरिक संबंध सबसे जरूरी नहीं है। 6 महीने बाद टेट कैथरीन को बताता है कि वह अगले हफ्ते पढ़ाई के लिए शहर छोड़कर जा रहा है। कैथरीन उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन टेट कहता है कि वह सारी जिंदगी अपने पिता की तरह झींगे पकड़कर नहीं बिता सकता।
टेट वादा करता है कि वह वापस आएगा और दोनों साथ में आतिशबाजी देखेंगे। वह कहता है कि वह कैथरीन को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों आखिरी रात साथ बिताते हैं और अगले दिन जाते समय टेट कैथरीन को प्रकाशन कंपनियों के पते की एक सूची देता है। वह कहता है कि कैथरीन अपने बनाए चित्र उन्हें भेजे, जिससे वह पैसे कमा सके और उसे सीपियां बेचकर गुजारा न करना पड़े। लेकिन कैथरीन बहुत दुखी होती है क्योंकि टेट ही उसका सबसे करीबी इंसान था। टेट फिर भी वादा करता है कि वह 1 महीने बाद लौट आएगा, मगर तय दिन यानी 4 जुलाई को टेट नहीं आया। कैथरीन पूरा दिन किनारे पर खड़ी उसका इंतजार करती रही। कुछ साल बाद उसी किनारे पर जहां कभी वह टेट के साथ घूमती थी, अब लोग पिकनिक और छुट्टियां मनाने आने लगते हैं। एक दिन जब कैथरीन वापस लौट रही होती है तो देखती है कि एक आदमी उसके घर की तस्वीरें खींच रहा है। घबराकर वह भागती हुई मिस्टर जम्पिन की दुकान पर जाती है और पूछती है कि ये आदमी कौन है। दुकान के मालिक मिस्टर जम्पिन कैथरीन को बताते हैं कि वे लोग बिल्डर हैं। उनका इरादा दलदल को सुखाकर वहां होटल बनाने का है। अगर कैथरीन के पास जमीन के कागजात नहीं हैं तो वह अपना घर खो सकती है। दुकान से निकलते वक्त कैथरीन की मुलाकात उस लड़के से होती है जिसे उसने पहले बीच पर देखा था। वह खुद को चेज बताता है और कैथरीन को अगले हफ्ते पिकनिक पर चलने का न्योता देता है। इस बीच कैथरीन यह जानने की कोशिश करती है कि जिस जमीन पर उसका घर है वह असल में किसकी है। पता चलता है कि वह जमीन कैथरीन की ही है, लेकिन उस पर टैक्स बाकी है। कानून के मुताबिक जो भी इंसान वो टैक्स चुका देगा, जमीन उसी की हो जाएगी, चाहे मालिकाना हक किसी का भी क्यों न हो। कुल टैक्स था $800। कैथरीन को टेट की दी हुई वह सूची याद आती है जिसमें प्रकाशन कंपनियों के पते थे। उसने यह सूची 5 साल पहले जाते समय कैथरीन को दी थी। इसी दौरान कैथरीन चेज के साथ मिलने जुलने लगती है, लेकिन जब चेज पहली बार उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो कैथरीन उसे धक्का देकर रोक देती है। बाद में चेज माफी मांगता है। कुछ समय बाद चेज जबरन उसके घर आने लगता है और कहता है कि उसे कैथरीन सचमुच पसंद है। इसी बीच अदालत की सुनवाई में वकील टॉम मिल्टन डॉक्टर से सवाल पूछता है। डॉक्टर मानता है कि चेज की कपड़ों पर मिली लाल ऊन का धागा उसी की लाल टोपी से आई होगी और यह डोरी किसी भी वक्त लग सकती थी क्योंकि चेज लंबे समय तक कैथरीन से मिलता जुलता रहा था। चेज कैथरीन को कुछ दिनों के लिए पास के शहर घूमने का न्योता देता है। दोनों एविल पहुंचते हैं और एक होटल में कमरा लेते हैं। वहीं चेज कैथरीन की मासूमियत छीन लेता है। इसके बाद कैथरीन उसे एक खास तोहफा देती है, एक दुर्लभ सीपी से बना हार। बाद में जब चेज की मौत होती है तो यह वही हार उसकी गर्दन से गायब मिलता है। चेज की मां को पूरा यकीन होता है कि कैथरीन ने उसे टॉवर से धक्का देने के बाद यह हार उतारा था। इसी बीच टेट अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटता है और देखता है कि कैथरीन अब चेज से मिल रही है। बाद में टेट घाट पर सुनता है कि चेज अपने दोस्त से कैथरीन के बारे में अपमानजनक बातें कर रहा है और कह रहा है कि वह बस उसके साथ मजे कर रहा है। ये सुनकर उसकी चेज से बहस हो जाती है और दोनों लड़ पड़ते हैं। तभी दुकान के मालिक मिस्टर जम्पिन आकर उन्हें अलग करते हैं। कुछ समय बाद कैथरीन अपने घर पर मोटरबोट का शोर सुनती है और बाहर निकलती है। वहां उसकी मुलाकात टेट से होती है। गुस्से में कैथरीन उस पर पत्थर फेंकने लगती है क्योंकि वह उसे छोड़कर चला गया था। टेट माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन कैथरीन उसे ठुकरा देती है। अगली सुबह कैथरीन बाजार सामान लेने जाती है और वहां उसकी मुलाकात फिर से चेज से होती है। तभी उसे पता चलता है कि चेज पहले से ही किसी और लड़की से मंगनी कर चुका है और वह बस उसे इस्तेमाल कर रहा था। ये जानकर कैथरीन टूट जाती है और घर लौट आती है, लेकिन तभी उसे नाव के इंजन की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर निकलती है और झाड़ियों में छिप जाती है। तभी चेज जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है। जब चेज कैथरीन को घर में नहीं पाता तो वह वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद कैथरीन को उसकी किताब बेचने पर पब्लिशर से पैसा मिलता है। यह रकम इतनी होती है कि वह जमीन का सारा टैक्स चुका देती है और अपना घर भी अच्छे से संवार लेती है। एक दिन कैथरीन के घर पर एक फौजी आता है। वह उसका भाई जोड़ी होता है। जोड़ी बताता है कि उसने पास के शहर में एक किताब देखी जिसकी लेखिका कैथरीन थी। तभी उसने अपनी बहन को ढूंढने का सोचा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि कैथरीन अब भी दलदल में रहती होगी। कैथरीन अपने भाई से बाकी परिवार के बारे में पूछती है। जोड़ी कहता है कि उसे बहनों और बड़े भाई के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मां की मौत ब्लड कैंसर से हो गई थी। कुछ समय बाद कैथरीन अपनी किताब की एक प्रति मिस्टर जम्पिन को देती है और कहती है कि वे इसे टेट तक पहुंचा दें। तभी दुकान में चेज अपने दोस्तों के साथ आता है। कैथरीन शेल्फों के पीछे छिपकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चेज उसे देख लेता है। कैथरीन उससे बात नहीं करना चाहती और तुरंत घर लौट जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद चेज उसके पीछे पीछे आ जाता है। कैथरीन उससे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन चेज उस पर हमला कर देता है। कैथरीन जवाब में उसे मारती है, पर चेज उसे जमीन पर गिराकर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी कैथरीन पास रखा पत्थर उठाकर उस पर 2-3 बार वार करती है और उसे रोक देती है। गुस्से में वह चेज से कहती है, अगर तुम फिर कभी आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर कैथरीन अपनी नाव लेकर दलदल के घास फूस में चली जाती है ताकि चेज उसे ढूंढ न पाए। वह वहीं पूरी रात छिपकर गुजारती है। यह पूरी घटना एक मछुआरे ने सुनी थी, जिसने बाद में अदालत में गवाही दी। सुबह कैथरीन घर लौटती है और देखती है कि उसका घर पूरी तरह अस्त व्यस्त पड़ा है। तभी उसे नाव के इंजन की आवाज सुनाई देती है। वह झाड़ियों में छिप जाती है, लेकिन जब देखती है कि वह टेट है तो बाहर आ जाती है। टेट उसकी आंख के पास चोट का निशान देखता है और पूछता है कि यह किसने किया, लेकिन कैथरीन उससे कहती है कि वह इसमें दखल न दे।
कैथरीन बताती है कि अगले हफ्ते उसकी पब्लिशर से मुलाकात है, लेकिन अब ऐसे चेहरे के साथ वह वहां नहीं जा सकती। टेट उसे हिम्मत देता है कि वह पीछे न हटे। जाते जाते वह अपनी लाल ऊनी टोपी कैथरीन को दे देता है। कुछ दिन बाद कैथरीन मिस्टर जंपिन के पास जाकर ग्रीनविल जाने वाली बस का टाइम टेबल लेती है, क्योंकि वहां उसकी पब्लिशर से मीटिंग तय थी। कई स्थानीय लोग उसे बस स्टॉप पर देखते हैं और बाद में अदालत में यह गवाही देते हैं। सरकारी वकील यह कहानी गढ़ता है कि उस दिन कैथरीन सुबह बस से ग्रीनविल गई, फिर रात करीब 12:30 बजे लौटी, चेज को फुसलाकर फायर टावर पर ले गई, उसे धक्का देकर मार डाला, सारे सबूत मिटाए और फिर रात 2:30 बजे वापस ग्रीनविल लौट गई, क्योंकि अगले दिन उसकी एक और मीटिंग थी। लेकिन वकील टॉम मिल्टन यह पूरी थ्योरी तोड़ देता है, क्योंकि कोई गवाह नहीं था जिसने कैथरीन को उस रात ग्रीनविल से वापस आते या जाते देखा हो। आखिरकार सबूतों और बहसों के बाद जूरी फैसला सुनाती है कि कैथरीन निर्दोष है। बाद में कैथरीन और टेट फिर से मिलते हैं। कैथरीन समझ जाती है कि असली प्यार उसी से है। दोनों लंबा जीवन साथ बिताते हैं, जब तक कि बुढ़ापे में कैथरीन की मौत नहीं हो जाती। कैथरीन की मौत के बाद टेट उसकी किताबों को पलट रहा होता है। तभी उसमें से वही सीप का हार निकलता है जो कैथरीन ने कभी चेज को दिया था और जो उसकी मौत के बाद गायब हो गया था। टेट समझ जाता है कि असल में चेज को कैथरीन नहीं मारा था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता, बस वह हार उठाकर फेंक देता है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।